सो हाय, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या कल की वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, हमने सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ा था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के रिलेटेड था। हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए पढ़ा था। ठीक है, आज हम डैम सेफ्टी बिल कवर करेंगे। देन हमने अंटार्कटिक ट्रीटी भी कल पढ़ा था। हमने द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का वो भी पढ़ा था, और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ये भी आज हम कवर करेंगे। ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। और देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेटलैंड रूल्स जो है 2017 में आए हैं। देन हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके रिलेटेड दो अथॉरिटी है और एक रूल्स है, दैट इज NGRBA, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ओजोन के रिलेटेड पढ़ेंगे रूल्स। ठीक है, रामसर कन्वेंशन कवर करेंगे, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कवर करेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बासल एंड रॉटरडैम एंड मिनामेटा, ये भी हम कवर करेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा कोर्स बता दिया कि इस वीडियो में हम आगे क्या करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स तो आज कवर नहीं हो पाएंगे, जो भी लेफ्ट ओवर बचेगा वो हम कल की वीडियो में कर लेंगे। प्लस जो लोग इस वीडियो को न्यू लोग जो भी देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इससे पहले वाली वीडियोस देख के आओ, बिकॉज आपको एक कनेक्शन फील होगा। एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज से मत स्टार्ट करो, बायोडाइवर्सिटी की 5th वीडियो से स्टार्ट हो जाता है बायोडाइवर्सिटी, वहाँ से देख के आओ, क्योंकि मैंने एक पूरा रो में कनेक्शन के साथ पढ़ाया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज डैम सेफ्टी एक्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बिल तो 2019 में आया था इसके रिलेटेड, तो ये 2021 में, आई थिंक 2021 पता नहीं 2022 में ये पास हो गया। तो ये पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये मोस्टली बुक्स में दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डैम सेफ्टी एक्ट की, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि डैम्स टूटने के ना बहुत सारे इंस्टेंसेस अभी पिछले कुछ टाइम में शो हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें अप्रॉक्सीमेटली, कुछ डाटा है मेंस के रिलेटेड, 1979 के बात करे जाए, उसके बाद हमें 42 इंस्टेंसेस मिले जहाँ पे डैम का फेलियर हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी डैम्स है ये ब्रिटिशर्स के टाइम के मैक्सिमम जो है। ठीक है, और जो टूटते हैं वो हमारे मॉडर्न टाइम के टूटते हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम के वो मैक्सिमम नहीं टूटते हैं। ठीक है, ओके, अगर इनमें से हम बात करी जाए लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट की बात करी जाए, वो हमारा आ जाता है अनामाया रिजर्वायर। अनामाया रिजर्वायर कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके टूटने से एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 20+ लोगों की मौत हुई है, और कब हुआ है? 2021 का है, ये लेटेस्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा डैम्स के बारे में इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो फर्स्ट नंबर पे अगर इंडिया की बात करें जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है डैम्स में। ठीक है, सेम फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? एक चाइना होगा और एक USA होगा। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना है, और सेकंड नंबर पे USA है, और 3rd नंबर पे इंडिया आ जाता है डैम में। ठीक है, इंडिया आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 कुछ डैम्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो अब डिस्कशन करते हैं हम लोग। बाकी हम इसके डाटा पे नहीं जाएंगे कि कितने डैम्स है, 20 साल से पुराने कितने हैं, 100 साल से पुराने कितने हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, इतना थोड़ा बहुत याद रखना कि 75% जो है वो 20 साल से पुराने हैं। ठीक है, तो अब मूव ऑन करते हैं आगे। अब सबसे पहले फीचर्स क्या है जो डैम सेफ्टी एक्ट आया है। फीचर्स ये थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिकॉज मोस्टली बुक्स में अभी दिया नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो फीचर्स इसके हैं वो पर्टिकुलरली कुछ डैम्स का ना एक शेप दिया हुआ है, एक डाटा टाइप दिया हुआ है कि इतनी मीटर का कुछ डैम रहेगा तो ही ऐसा कुछ होगा। तो वो डाटा क्या है कि डैम जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है, 15 मीटर से ज़्यादा है, या फिर 10 से 15 मीटर के बीच में है। ठीक है, इनके रिलेटेड मैक्सिमम ज़्यादा मतलब एक किस्म का सेफ्टी की बात करी गई है, दैट इज डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर। ठीक है, अब क्या सेफ्टी की बात करिए वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो एक्ट आया है, इस एक्ट में ना दो नेशनल बोर्ड्स बनेंगे, दो नेशनल बॉडीज़ बनेंगी। तो पूछ सकते हैं इनमें से स्टेचुटरी कौन सी है, ये स्टेचुटरी है क्या डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर? तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो दो नेशनल बॉडीज़ की अगर बात करी जाए, पहला बनेगा नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, पहला बनेगा नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है,
ये कुछ ना कुछ कुछ डिसाइड करेगी। एक किस्म का होता है ना गवर्निंग बॉडी टाइप, ये नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी एक किस्म का गवर्निंग बॉडी रहेगा। इसका ये जो भी मतलब राय देगा उसके ऊपर काम कौन करेगा, नेशनल, दैट इज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, ये जो एनसी ऑन डैम सेफ्टी जो होगा वो जो भी ऑर्डर्स देगा उसको एग्जीक्यूटिव, एक किस्म का ये जो है लेजिस्लेचर का काम करेगा। ठीक है, बोल सकते हैं हम काइंड ऑफ। और एनडी सेफ्टी अथॉरिटी जो रहेगा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। ठीक है, क्लियर है इतना। इसी बेसिस पे स्टेट लेवल पे भी दो बॉडीज बनेंगी। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली नेशनल लेवल पे, सेंटर लेवल पे उसका नाम होगा स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, ये तो बनेगा, वही जो राय देगी स्टेट्स में। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे नेशनल दैट इज नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी था और यहाँ पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, तो यहाँ पे भी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट लेवल पे है नेशनल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेशनल डैम सेफ्टी, स्टेट डैम सेफ्टी। यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें बहुत सारा फर्क आ जाता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब इनका काम क्या रहेगा, इनको क्या करना है, सबसे पहले इनको जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि इसमें बैकग्राउंड इन द सेंस कि इसमें क्या क्या होगा। गवर्नमेंट को ना पावर्स दिए गए, गवर्नमेंट मतलब स्टेट की बात कर लो या सेंटर की बात करो, मोस्टली पावर्स तो सेंटर के पास रहेंगे। सेंटर ना, जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसके शेड्यूल्स को किसी भी तरह अमेंड कर सकती है बाय सिंपल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन समझते हो कि कल को अगर अमित शाह जी को या मोदी जी को कभी भी सपना आ जाए कि इसमें कुछ सुधार करना है, तो सिंपल नोटिफिकेशन निकालेंगे और इसमें इसको अमेंड कर देंगे। ठीक है, और इस के अंडर कोई भी मतलब अब देखो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक मिनट, इसके बारे में आगे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको वो जो हाइट के बारे में बताया था ना वो अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस रहेंगे ना, जो भी ऑफेंसेस रहेंगे उस पर बोला गया है कि आपको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट बन जाता है इस चक्कर में, अगर देखा जाए हम लोग कि मतलब इसको ऑफेंसेस में दिया हुआ है कि 2 साल तक सजा हो सकती है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है उसकी बात करते हैं, हाइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है कि जो डैम ओनर होगा ना, जो डैम का ओनर होगा ना, सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के लिए। ठीक है, उसको करना क्या है, उसको डैम सेफ्टी यूनिट बनानी है। क्या बनानी है, डैम सेफ्टी यूनिट बनानी है हर एक डैम के लिए, जिसका डैम है उसको डैम सेफ्टी यूनिट बनानी है। ठीक है, और प्रॉपर जो इम्फेसिस दिए गए हैं वो किस पे दिए गए हैं, वो दिए गए हैं उन डैम्स पे जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है या 10 से 15 मीटर के बीच में है। मतलब मोस्टली ये जो एक्ट रहेगा वो इन्हीं के लिए रहेगा, तो आप उस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, अब क्या डैम सेफ्टी यूनिट बनेगी, ईच डैम पे जो भी डैम रहेगा उस पर डैम सेफ्टी यूनिट बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब भी कभी मानसून होगा या कभी डिजास्टर होगा, मानसून की अगर बात करी जाए, ठीक है, मानसून जब खत्म हुआ या कोई कभी भी डिजास्टर आया, तो हमें मतलब ये जो डैम सेफ्टी यूनिट है, जो ओनर होगा, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग बिठाएंगे वहाँ पे, वो इंस्पेक्ट करेंगे बिफोर और आफ्टर। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिफोर और आफ्टर उसको चेक करेंगे। ठीक है, कब, मानसून और डिजास्टर के टाइम पे। और वो लोग को कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जैसे उनको इमरजेंसी के लिए एक्शन प्लान बनाना है पहले से ही, उनको रिस्क असेसमेंट स्टडीज़ करनी है पहले से ही, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रेडी होना चाहिए उनका। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द डैम सेफ्टी एक्ट जो 2019 में आया था। और अगर हम बात करें कि इंडिया पहले नंबर पे है डैम सेफ्टी एक्ट लाने के, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले यूके में इसके रिलेटेड फेडरल लॉ आ चुका है, और ये इसके रिलेटेड डैम सेफ्टी के रिलेटेड वहाँ पे एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाई हुई है। साउथ अफ्रीका में भी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दी मैंने आपको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, दैट इज़
यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स। अब जिसने कल की वीडियो अगर नहीं देखी होगी, ठीक है, उसको लग रहा होगा कि हम ये फॉरेस्ट वगैरह अगर कर रहे हैं, डैम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम लोग फॉरेस्ट का ही कंटिन्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कल पढ़ा था, तो उसी के कंटिन्यूशन में जो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे हम वही कवर कर रहे हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी वो बॉडीज़ रहेंगी, जैसे NGRBA हो रहेगी, ठीक है, जो भी उसके रिलेटेड स्टेचुटरी बॉडीज़ रहेंगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम सीरीज़ को आगे चला रहे हैं। तो सेम मैं यही कहूँगा, पहले बायोडाइवर्सिटी की वीडियोस देख के आओ, ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के रिलेटेड। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि ये है क्या है। ये एक सब्सिडरी बॉडी है। सब्सिडरी बॉडी है किसकी? UN की, ऑफ कोर्स UN की, दैट यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, ठीक है। इसको बनाया किसने? यूनाइटेड नेशन बाय उसका एक काउंसिल है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, उसी ने बनाया, ठीक है। अब इसमें बात क्या करी गई है? इसमें कुछ चीज़ें बताई, दैट इज़ कि हमें मैनेज कैसे करना है, हमें कंजर्वेशन कैसे करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये नहीं कि सिंपल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो यही मेन जो है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट 2000, इसमें यही इसी रिलेटेड मतलब एक किस्म का रूल्स बताया है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक्चुअली में डिपेंड किस पे करता है, मतलब बेस्ड किस पे है ये बेस्ड है हमारा चैप्टर 11 मिल जाता है हम लोग को। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर 11 है ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 का हमें चैप्टर नंबर 11 मिल जाता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में, जब आप लोगों को याद होगा एजेंडा 21 क्या था, द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, याद होगा हमने किस में पढ़ा था ये। थोड़ा बहुत जिसने ये मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देखी है उसको याद होगा, 5th वीडियो से जिसने देखी होगी, हमने पढ़ा था UNCED के बारे में, जिसको नाम क्या दिया जाता है, अर्थ समिट दिया जाता है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? CD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। वहाँ पे हमारे रिजल्ट जो समिट का आया था वो हमने 3 डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, 1 मिनट, उसके हमने 3 डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट निकाला था हमने रियो डिक्लेरेशन, दूसरा हमने एजेंडा 21 के बारे में कहा था, और तीसरा जो मेन हम बोलते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं वही एजेंडा 21 में से ही फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हम इसमें दिया गया है, ये उसी पे बेस्ड है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट 2000 में आया है, ये 1992 में आया है, उसके कुछ साल बाद ही आया है, ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो अगर इसकी मेंबरशिप की अगर हम बात करें कि कौन कौन मेंबर्स है इसके, UN मेंबर्स जितने भी रहेंगे सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, इसके रिलेटेड अगर थोड़ी आगे बात करें, IPF और IFF, क्या नाम है इनका? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट, 1995 से लेकर 2000 के बीच में इन्होंने रिप्रेजेंट करा था एक्चुअली में 5 years ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के रिलेटेड जो 5 साल तक रिप्रेजेंट किया था वो किसने किया था? वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल था फॉरेस्ट पे, इंटर गवर्नमेंटल फोरम था इस पे, ठीक है, फॉरेस्ट पे, ठीक है। और एक और छोटी चीज़ के बारे में बात करते हैं, यहाँ ही कवर कर लेते हैं क्योंकि फॉरेस्ट के रिलेटेड बात चल ही रही है, ठीक है। 2007 में इन एक नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया था जो लीगली नहीं था, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है वहाँ पे 4-5 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको इस तरह से तो आप हज़ारों ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस बनी होंगी, आपको हर एक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इतना पता होना चाहिए कि लीगली बाइंडिंग कौन कौन है। ये तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो लीगली बाइंडिंग होगा कौन सा? UNCBD, UNCCD, UNFCCC, वो वैसे जैसे जो भी कॉन्फ्रेंसेज हो रहे होंगे
या जो इंस्टीट्यूट्स बने होंगे या जो कन्वेंशन होंगे वो लोग सारे लीगली बाइंडिंग रहेंगे। बट इस तरह के जो आपने रियरली कभी नाम सुना हो, जैसे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट 2007 में आया था, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर इनके रिलेटेड कभी गलती से क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है तो इतना डीप ये नहीं कि आप हर एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इतना याद रखना, इसकी मेंबरशिप जो है वो वॉलेंटरी है, ठीक है, इसकी जो मेंबरशिप है वो वॉलेंटरी है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। सो दिस इज़ अबाउट द UNFFF, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फॉरम एंड फॉरेस्ट। इसके रिलेटेड हमने और भी एक दो चीज़ें पढ़ ली, एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पर, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है वेटलैंड्स रूल्स 2017, ठीक है। 2017 का है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें बात करी गई है कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट की। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, थोड़ा सा पढ़ना, बिकॉज हमें PhD नहीं करनी है, ठीक है, ओके। अब ये रूल्स की अगर बात करी जाए, इसने सुपरसीड करा है। सुपरसीड इन द सेंस कि पहले कुछ रूल्स हुआ करते थे, उसके बाद ये नए रूल्स आए, तो कहीं ना कहीं उसको ओवरटेक करके ये रूल्स एक किस्म का फॉर्म में आ गए। तो 2010 में वो रूल्स थे, 2017 में इसके रिलेटेड रूल्स आए, ठीक है। इसमें बात ये करी गई है कि हम लोग ना डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जैसे आजकल एक किस्म का बीजेपी गवर्नमेंट पे एक किस्म का मतलब बोला जा रहा है कि वो लोग सेंट्रलाइजेशन पे भरोसा करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का पे भरोसा करने का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे 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 10-15 पावर्स है और यहाँ सेंटर में हमारी बीजेपी बैठी है, तो क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट से ना ये पावर्स लेती रहेगी, इनसे कुछ पावर ले लेगी, इनसे कुछ पावर ले लेगी। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब आसपास की चीज़ों के पावर्स अपने तरफ कर लेना, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स देना बाकियों को, मतलब अपने पावर्स थोड़ा कम करके दूसरों को देना। तो ये किस्म का इस वेटलैंड मैनेजमेंट में ये जो रूल्स आए हैं उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई है। वही मैंने आपको बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होगी तो मतलब पावर्स किसको जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स जाएंगे, ठीक है। किसके लिए? उनको प्रोटेक्शन करना है, उनको कंजर्वेशन करना है खुद ही अपने लोकल लेवल पे, ठीक है। लोकल लेवल पे ही इन चीज़ों की कंजर्वेशन करनी है। और न्यू रूल्स में एक अथॉरिटी बनाई गई है, न्यू रूल्स में अथॉरिटी बनाई गई, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ सेंट्रल, मैं पूरा लिखवाता हूँ इसका नाम, सेंट्रल वेटलैंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये वेटलैंड रूल्स मैं नहीं चाहता कि आप कहीं और से भी पढ़ो, ये यहाँ से ही कर लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, यही नोट डाउन कर लो आप। ये आ गया नेशनल वेटलैंड्स कमेटी, ठीक है। तो सेम अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? किस्म का एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया या किस्म का रूल मेकिंग बॉडी भी हो गया, ठीक है। नेशनल वेटलैंड कमेटी क्या है? इसका एडवाइजरी रोल है, ठीक है। अथॉरिटी कहीं ना कहीं जब हम अथॉरिटी लगाते हैं एक किस्म को उसको एग्जीक्यूटिव स्टेटस मिल जाता है, ठीक है, भारी भरकम वो थोड़ा सा बॉडी रहा हो जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ ये नेशनल वेटलैंड कमेटी जो है इसका एडवाइजरी रोल है, ठीक है। अगर बात करें NGT वेटलैंड रूल्स में कुछ भी अगर गलत हो रहा है, जो इसमें रूल्स दिए गए हैं वो रूल्स में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। NGT यहाँ पे नहीं करेगी कुछ भी, ठीक है ना। NGT के पास हम लोग केस करने नहीं जा सकते। तो NGT जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि NGT दो प्रॉपर चीज़ों से जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NGT में हम नहीं जा सकते, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और वेटलैंड रूल्स के रिलेटेड हम लोग NGT में नहीं जा सकते, हम वहाँ पे जाके अपील नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अगर सेम एक और चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो डेफिनेशन के रिलेटेड आते हैं कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि नहीं डिफ़ाइन किया गया है। तो हाँ, इसमें वेटलैंड्स की डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है? तो हमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, PhD नहीं करनी है, ठीक है। पर ये जो नई डेफिनेशन आई है, मैंने इसलिए ये आपको पॉइंट बताया क्योंकि ये जो नई डेफिनेशन आई है इसमें जो वेटलैंड्स का एरिया है वो ऑलमोस्ट 65% कम कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो नए वेटलैंड्स है उसमें जो न्यू डेफिनेशन आया उसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 65% एरिया जो है वेटलैंड्स का वो कम हो गया है। और बात करेंगे वेटलैंड्स के एरिया के, तो गुजरात जो है वो नंबर 1 पे आएगा न्यू डेफिनेशन के हिसाब से वेटलैंड एरिया में। और परसेंटेज वाइज अगर बात करी जाए कि परसेंटेज वाइज टोटल एरिया के कंपैरिजन में, परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज टोटल एरिया के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या? टोटल परसेंटेज टोटल एरिया के हिसाब से, मतलब गुजरात क्या है ओवरऑल, लाइक गुजरात में टोटल एरिया है 1000, ठीक है, और ये वेटलैंड के अंडर आ रहा है 10,
वही दूसरी जो स्टेट्स रहेंगी वहाँ पे कितना आ रहा है, वहाँ पे 1000 में से 5 आ रहा है या 1000 में से 2 आ रहा है, मतलब 10 तो गुजरात का टॉप आ रहा है। वही परसेंटेज इन टोटल एरिया का मतलब होता है कि अगर एरिया ही इसका ऑलमोस्ट एरिया ही इसका 10 है, 10 ही इसका एरिया है, 10 में से 8 में तो सिंपल सिर्फ वेटलैंड्स ही आ जाते हैं। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें टॉप कर जाता है हमारा लक्षद्वीप, कि जितना भी टोटल एरिया है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में हमें वेटलैंड्स की मिलती है। तो दिस इज अबाउट द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ठीक है, क्लियर हो अपना इतना? मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अब एक और लैंडमार्क जो हमारा एक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, इसके रिलेटेड 2 बॉडीज और पढ़ेंगे हम लोग। उसका नाम है NGRBA 2008, ओजोन OSR 2000, DSR सॉरी डिप्लेशन 2000। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसके रिलेटेड है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि सबसे पहले ना हमारी गवर्नमेंट के पास एक पावर है, आर्टिकल 253 पॉलिटी है। ठीक है, आर्टिकल 253 मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा ये आर्टिकल के बारे में, मैं 100% श्योर हूँ मोस्टली लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। आर्टिकल 253 में कहा गया है कि इंडिया के पास दैट इज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है उसके रिलेटेड कोई भी एक्ट फॉर्म कर सकती है, कोई भी एक्ट ला सकती है। तो ये आर्टिकल 253 में पावर्स गए हुए हैं। तो इसी एक्ट के पावर्स लेते हुए जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, कहाँ पे, स्टॉकहोम स्वीडन में, एक किस्म का उसी में जो चीज़ें मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात की गई थी वही मतलब एक किस्म का वही चीज़ काइंड ऑफ छापने के लिए या वहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऐसा एडवाइस टाइप लेके हमने उसके रिलेटेड ही एक्ट बना दिया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ऐसा रैंडमली याद होना चाहिए, याद इन द सेंस पता होना चाहिए। याद मत करो चीज़ों को समझो तो ऑटोमेटिकली वो याद रहेगी। अगर चीज़ों को आप याद करने लगे तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कभी और किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी फॉर द सेक पढ़ लेते हैं। 3 सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 2 में तो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन दी हुई है इन्वायरमेंट की, तो हाँ इसमें इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है हमें। ठीक है, ये सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें बोला गया है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अथॉरिटीज़ कुछ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फ्यूचर में। तो वो हम कभी भी हमें ऐसी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी हो तो हमें सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से हमें ये पावर्स मिल जाते हैं और वो बाइंडिंग रहेगा, वो क्लोज है, प्रोहिबिशन किसी भी चीज़ का कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ उसमें दी हुई है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 7 में बोला गया है कि इन्वायरमेंट को कोई भी पर्सन डैमेज नहीं कर सकता, उस बारे में इतना लिखा हुआ है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ ऐसा कुछ नहीं, बस इतना सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक तो NGRB और एक ओजोन डिप्लीशन वाला बड़ा मैंने आपको बताया था रूल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टेचुटरी बॉडी आती है इसके अंडर, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, जो कि आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई थी। अब बोलेगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बनाई, पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को ये पावर्स किसने दिए? ये पावर्स दिए सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को पावर दिए कि तुम, हाँ भाई तुम ना सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाओ। अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या काम करती होगी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल थोड़ा बहुत इतना तो पता चला, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी मतलब ग्राउंड वाटर के रिलेटेड ये कुछ ना कुछ करती होगी, इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। और यूपीएससी भी इतना डीप नहीं जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए बस। तो कहीं कभी ना कहीं ऐसा पूछ ले कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है
जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो एनजीटी एक्ट 2010 में बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उसने पावर्स कैसे लिए, कहाँ से लिए हैं बनने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई होगी, तो इसमें बोला गया कि कॉमन सिटीजन जो है इसके रिलेटेड उसको कोर्ट भी ले जा सकता है, पर उसके रिलेटेड हमें 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, जो भी ऑफेंस रहेगा उसके रिलेटेड। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये, थोड़ा बहुत ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे को याद है इसलिए बता रहा हूँ। अगर किसी का भी हमें क्लोजर या फिर रेगुलेटर करना है किसी भी इंडस्ट्री को, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ये नहीं स्टेट गवर्नमेंट उठ के आ जाए कि हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, पर ये सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है। और अगर हम वायलेशन की बात करें गए तो इसमें 5 साल की सज़ा है, और ऑलमोस्ट ये मेरे को थोड़ा बहुत याद है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ओके। अगर ये 1 लाख रुपए का लग गया इनको, मतलब वायलेशन के 1 लाख रुपए इनको लग गया, इनको फाइन लग गया, उसके बाद अगर ये नहीं माने, ये लोग कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में गंदगी वगैरह कुछ फैलाए जा रहे हैं, पर डे 5,000 लगेगा। अच्छा ठीक है, जो दिन का लाखों रुपए कमा रहा है उसको 5,000 से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, उसको पर डे से 5,000 से क्या ही हो जाएगा। तो 1 साल अगर ऐसे ही चलता रहा ना, 1 ईयर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ये जो 5 साल की सज़ा है ना, इस 7 साल में कर दी जाएगी। ये वायलेशन के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर हम बोले जाए इस एक्ट में, जो इस एक्ट की मतलब खासियत है, सिविल कोर्ट्स इसमें काम नहीं करेगी, जो सिविल कोर्ट्स होगी ना उसकी जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं आएगी, उसकी जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं रहेगी। हाँ, इसमें जो सुप्रीम होगा वो कहीं ना कहीं सेंट्रल ऑर्डर सुप्रीम होगा। अब बोलोगे हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं, हाँ ठीक है जा सकते हैं, पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे आपके दिमाग में यही आएगा कि सिविल कोर्ट, क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है, तो इसके रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मोस्टली बन सकता है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, बट नहीं, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस पर नहीं होती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ऑर्डर के जो भी सेंट्रल ऑर्डर रहेगा उसकी खुद में ही सुप्रीमेसी होगी उसके प्रोविजंस की, ठीक है, क्लियर है इतना। सो दिस इज अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। देखो कितना इजी बन गया, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हमने स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है, रूल्स बनाए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो छोटा सा उसके बारे में बात करते हैं ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए। इसका नाम है द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल्स। कहीं ना कहीं क्या मतलब क्या होगा, यहाँ से पढ़ के क्या पता चल रहा है, पेपर में आ जाए आप तो बोलो समझ ही नहीं आ रहा। क्या नाम है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो भी रहेंगे, जो लोग ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसको जो भी डिप्लीट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस के लिए कुछ रूल्स लाए गए हैं, ठीक है। अब बोले ये रूल्स बनाए तो कहाँ से पावर लिया, इसका पावर लिया हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। कब हुआ था, जुलाई 2000 में हुआ था, ठीक है। इसके लिए डेडलाइन सेट करी गई थी, मतलब बोला गया था रूल्स है, रूल्स इतने बाइंडिंग नहीं रहते, ठीक है। अब कोई एक्ट वैक्ट आ जाए तो वो ज़्यादा बाइंडिंग रह जाता है, पर कहीं ना कहीं पावर तो इसने एक्ट से लिया ना। तो डेडलाइन सेट करी गई कि हमें वेरियस जो ओडीएस है, वेरियस ओडीएस है, ओडीएस क्या होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, उनको हमें फेज आउट करना है टाइम टू टाइम। कुछ दिया होगा इसमें, उस पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हाँ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल्स आए थे 2000 ईयर में आए थे, किससे पावर्स लिया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पावर लिया था। पीएचडी जरूरी नहीं है तो इतना डीप नहीं जाना है। अब कोई बोलेगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे CFCs होते हैं, HCFCs होते हैं, SF6 होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो भी हमारे रहेंगे उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज NGRBA फेब 2009। क्या है ये, कौन सी कथा का नाम है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अथॉरिटी या एकदम से कान खोल लेना क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, ठीक है। ओके, कहाँ से पावर लिए इसने भैया, पावर लिए सेक्शन 5 से, ठीक है, ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इसने पावर्स लेके ये बना हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया। उसके बाद जब इसने इसने डायरेक्शन कुछ इशू करनी है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो रहेगी। देखो सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछेगा ये है क्या, वो तो समझाया नहीं आपने। सबसे पहले तो एक सिल्ली क्वेश्चन है, क्योंकि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, मतलब कहीं ना कहीं गंगा के रिलेटेड ही इसका काम होगा,
कि कहाँ पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है। उतना डीप जाओगे तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इन्वायरमेंट मोस्टली आपको जब इन्वायरमेंट पढ़ना होता है वो आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसमें फॉरेस्ट वालों का भी हमारे साथ प्रीलिम्स होता है, तो इसलिए वेटेज प्रीलिम्स में ज़्यादा रहती है। पर वही दूसरी तरफ अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो 60, 70, 90 इतने नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपका एक किस्म का ऑब्जेक्टिव नॉलेज चाहता है यूपीएससी की, आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैसी है वो चेक करना चाहता है, तो उसी तरह से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डीप जाना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन इशू करना होगा तो वो सेक्शन 5 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पावर्स लेता है। ये बात वही करता है, प्लानिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, फाइनेंसिंग करना है अगर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉडी है, कोऑर्डिनेशन बॉडी है किसकी? सेंट्रल स्टेट की। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक किस्म की गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है ये कोऑर्डिनेशन बॉडी है सेंट्रल स्टेट की। अगर सेंट्रल स्टेट ने गंगा रिवर के रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करना है, उसके रिलेटेड कोई भी बात करनी है, तो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी यही एक किस्म का बीच की रहेगी ये दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, तो रेगुलेशन इसके हाथ में है और डेवलपमेंट भी इसी के हाथ में है। तो दिस इज अबाउट द NGRBA। ओके, आपको इसमें क्वेश्चन, और किसी बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर गंगा की बात करिए तो गंगा एक्शन प्लान भी है एक, ठीक है, फिर उसके बाद क्लीन गंगा फंड भी है एक, ठीक है, फिर उसके बाद नमामि गंगा प्रोग्राम भी है। वो आपने क्यों नहीं पढ़ाया? वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज वो हम पढ़ेंगे, इकोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम वो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब बायोडाइवर्सिटी खत्म करने के बाद उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, सो ये जो अब हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले जो छोटा टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो एक बड़ा टॉपिक है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि अभी भी 25+ मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें जाए, 1976 में कमीशन बनी थी। ठीक है, 88 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था। इतना डीप नॉलेज इसके रिलेटेड नहीं चाहिए। ये बात किसके बारे में करती होगी? इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या करता होगा? वेल्स के रिलेटेड ही कुछ होगा ना, उसकी कंजर्वेशन, उसके मैनेजमेंट के बारे में कुछ होगा। तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वेल्स के रिलेटेड। वेलिंग क्या होता है? वेलिंग होता है काइंड ऑफ जो वेल्स हैं उनको हंट करना। अब जैसे हम फिश होती है, फिश क्या होती है? फिश तो हो गई मछली, पर जब हम फिशिंग कर देते हैं उसको, फिशिंग क्या होता है? उसको जब हम सीज में जाके हंट करते हैं, हम उसको जब पकड़ते हैं, दैट इज फिशिंग। तो वेलिंग का भी वही मतलब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 1946 के टाइम पे इसके रिलेटेड पहली इंटरनेशनल लेजिस्लेशन आई थी इसी के द्वारा, कमीशन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उस टाइम क्या हुआ था, वेलिंग की जो वेल्स की जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से कम होती जा रही थी। ठीक है, क्यों कम होती जा रही थी? क्योंकि लोग हंट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो यही रहेगा ना, क्योंकि हंट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब क्या होता है? बहुत बार आप पढ़ते हो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स है वो साथ में आके कुछ मतलब एक मेंबर्स होती है, उनके मेंबर ऑफ पार्टीज होती है। ठीक है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें जाए तो हेडक्वार्टर्स, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कभी फंस गया ना यूपीएससी में, तो कहीं ना कहीं आ जाके ना इसका हेडक्वार्टर्स पे बात फंसेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा, मतलब एक आ जाएगा वहाँ पे कैम्ब्रिज यूके। तो मोस्टली लोग मतलब इसको एक किस्म का रिजेक्ट ही कर देंगे कि कैम्ब्रिज यूके तो हो नहीं सकता। तो ये याद रखना कि इसके हेडक्वार्टर्स है यूके में। ठीक है, तो ये सेटअप बोलेंगे, ये सेटअप किसके अंडर हुई थी? सेटअप किसके अंडर हुई थी? ये हुई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, ये कहाँ हुई थी? अब बोलेंगे ये जो कन्वेंशन हुआ कहाँ हुआ? ये वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में जो ईस्ट साइड है वहाँ पे पड़ता है, 2 दिसंबर 1946 में। ठीक है,
बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज होता है वॉशिंगटन डीसी और वाशिंगटन एक ही है, नहीं, वॉशिंगटन अलग है, वॉशिंगटन डीसी अलग है, ये बात याद रखना, ठीक है। और जब हम इंटरनेशनल यही दैट इज इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की बात करते हैं, इसमें प्रियम्बल भी दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये लीगली बाइंडिंग शेड्यूल है, सबसे पहले लीगली बाइंडिंग है कि कहीं ना कहीं अगर आपने ये साइन किया और आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शंस हो सकते हैं। ये किस्म का मतलब ये एक काइंड ऑफ ना, ये एक पार्ट है। अब जैसे हमारा आर्टिकल 32 है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलता है पॉलिटी में, आर्टिकल 32 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही बोलता है कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको भी फंडामेंटल राइट्स को कोई अप्राइज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो आर्टिकल 32 है वो यही कह रहा है कि 32 आर्टिकल भी एक किस्म का फंडामेंटल राइट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसी तरह से ये जो लीगली बाइंडिंग शेड्यूल है, ठीक है, ये किस्म का कन्वेंशन का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, कन्वेंशन का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, 1986 में क्या हुआ, जब हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जब हमारा हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी, हमारा जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में, उसी टाइम पे कमर्शियल व्हेलिंग जो थी ना, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, वो बैन कर दी गई थी, ठीक है। क्योंकि कुछ स्पीशीज़ जो थी ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, वेल्स की भी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ रहती होंगी, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से कमर्शियल व्हेलिंग बैन कर गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने इसको रेटिफाई करा है, जी हाँ, इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा। प्लस वन मोर थिंग, आई थिंक 2019 पता नहीं 20 में, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, जापान ने इसे एग्जिट कर लिया। क्यों एग्जिट कर लिया? कॉमन सेंस है, व्हेलिंग से इसलिए एग्जिट किया होगा क्योंकि उन्होंने फिशिंग कर करके उनका एक किस्म का मतलब लीजर टाइम उनका फिशिंग में ही जाता है, जापान वालों की, क्योंकि आइलैंड कंट्री है। तो फिशिंग कर करके उन्होंने फिशिंग इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दी है वहाँ में। तो अब वो लोग व्हेलिंग पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने व्हेल्स पकड़ना स्टार्ट करी। तो जब तक उन्होंने इसको रेटिफाई करा हुआ था, ठीक है, जब तक वो लोग इससे बाहर नहीं निकले थे, तो अलाउड नहीं था व्हेलिंग करना। पर अब वो लोग इससे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर निकल गए, तो अब वो बहुत व्हेलिंग करते होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Our topic is Ramsar Convention on Wetlands, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ओके, सबसे पहले कब हुआ, कब है, जब याद करो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, क्योंकि ये जो बाहर के रहेंगे ना बड़े बड़े एक्ट्स, कन्वेंशन या जो भी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग इतना ईयर वाइज तो सब लर्न नहीं कर सकते। तो कहीं ना इसको इंटरकनेक्टेड कर लो कि इंडिया के जो रहेंगे वो तो हमें मूजूबन ऐसे याद रहते हैं। जैसे मैं भी बता रहा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में। क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी स्पीशी का स्टेटस लिखते हैं, तो साइट्स का स्टेटस क्या है उसमें, CITES पढ़ा था हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस और एक IUCN का स्टेटस, तो हम ये सब पढ़ते हैं उसमें। तो उसी तरह से याद रखना कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कब आया था, 1972 में। उससे एक साल पहले ही रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आया था, दैट इज 1971। तो इस तरह से याद रखो। अब रामसर, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रामसर है क्या? ये एक सिटी है, कहाँ पे है? ईरान में है। रामसर देखिए, ये मत समझना इंडिया में कुछ ऐसा, क्योंकि रामसर थोड़ा सा इंडिया से नाम लगता है, इंडियन सा नाम लगता है, बट नहीं, ईरान में एक सिटी है। कैस्पियन सी को, ईरान आपको पता होगा कैस्पियन सी को टच करती है। याद कैसे करना है? तारिक, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, देन हमारा ईरान एंड कजाकिस्तान। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ईरान जो है बॉर्डर करता है कैस्पियन सी को, और ईरान की कौन सी सिटी है? वही रामसर सिटी है जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1917 में साइन की दी थी। इसमें बात क्या करी गई थी? ग्लोबली हमें कंजर्वेशन करनी है, हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है, किसका? वेटलैंड्स का। इसके बारे में बात किया गया था इसमें। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं पॉइंट फॉर्म में आगे पढ़ाने वाला हूँ इसके रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, वेटलैंड्स होता क्या है? वेटलैंड्स वो एरिया होता है, वो वाली लैंड होती है जो कवर बाय वाटर होती है। तो लेक वेटलैंड है, हाँ, लेक्स भी वेटलैंड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वाटर वाली जगह है, उसके इर्द गिर्द पानी, हमें लैंड मिल रही है, ठीक है, तो उसको सिंपली उसको वेटलैंड कहेंगे हम। तो इस तरह से बहुत सारे वेटलैंड हो जाते हैं। बट हम कहीं ना कहीं जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अंदर जो हमारी साइट्स आती है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे,
उसमें जो जो साइट्स आती हैं वो हमारी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं उन साइट्स को। इसी हिसाब से तो हमारे इंडिया में हज़ारों, 2000, 5000, 10,000 साइट्स रहेंगी जिनके वाटर आउटलेट्स के बाहर हमें पानी मिल जाता है, लैंड मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल यही याद रखना कि लैंड जो जिसको वाटर जिसको लैंड हर साइड से कवर कर रहा है वो वेटलैंड हो गया। ठीक है, एक किस्म का ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसके बीच में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड्स के, इसके रिलेटेड जैसे मैंने अभी आपको बताया हज़ारों में हमारे इंडिया में साइट्स होंगे, पर इसमें हम वही कवर करेंगे साइट्स, मतलब इसके रिलेटेड इसके अंडर वही साइट्स आएंगी जो कि थ्रू आउट ईयर उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा। ये नहीं कि वो सूख जाती होगी फिर रेन्स होती होंगी फिर उसमें पानी आता होगा, ऐसा कुछ नहीं, थ्रू आउट उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। बहुत सारे स्पीशीज़ रहेंगी वहाँ पे। ठीक है, मोस्टली जब अगर हमें किसी को डेजिग्नेट करना है रामसर साइट के लिए, वहाँ पे सबसे पहले हमें एक्वेटिक प्लांट्स भी मिलने चाहिए, हमें इंसेक्ट्स भी मिलने चाहिए, हमें एम्फीबियंस भी मिलने चाहिए, हमें रेप्टाइल्स भी मिलने चाहिए, वहाँ पे बर्ड्स भी आने चाहिए, वहाँ फिशेस भी होने चाहिए, वहाँ मैमल्स भी इर्द गिर्द वाले उसके लैंड वाले रीजन में होने चाहिए। तो ये मतलब ये जब सारी चीज़ें एकदम से मिल जाएंगी ना, उसके बाद एक जगह को हम लोग रामसर साइट हम बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो रामसर साइट्स मिलेगी कॉमन सेंस है ये लो लाइंग एरियाज में मिलेंगी, और नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बात करी जाए, कोई भी मैंग्रोव हो, कोई भी डेल्टा हो, कोई भी कोस्टल या इनलैंड हो, कोई भी फ्लड प्लेन हो, कोई भी स्वैम्प हो, स्वैम्प मार्शेस हो। ठीक है, स्वैम्प एंड मार्शेस हो, इनमें से कुछ भी जो है वो रामसर साइट बन सकता है। कहीं ना कहीं जो रामसर कन्वेंशन है वो एक किस्म का ना चेक्स रखता है। चेक्स का मतलब पता है, चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं ना, तो यहाँ पे चेक्स का मतलब है कि एक किस्म का नज़र रखता है, एक किस्म का नज़र रखता है। जो भी वेटलैंड्स की लिस्ट में हमने नाम दिए होते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में, जो भी उसमें लिस्ट में हमने नाम दिए होंगे हमारी कंट्री से, जैसे अभी 75 रामसर साइट्स बन चुकी है। ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो लाई हुई है, तो अगर आपको पढ़नी है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन्वायरमेंटल टॉपिक्स के रिलेटेड। ये वाली जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं ये है इन्वायरमेंटल सीरीज़, इन्वायरमेंट, और जो मैंने जिसमें हमने कवर किया है रामसर साइट्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, वो आपको मिल जाएगी अलग से एक प्लेलिस्ट, दैट इज़ उसका नाम होगा इन्वायरमेंटल टॉपिक्स। तो आप उसमें देख सकते हो, मैंने रामसर साइट्स पूरी हमारी इंडिया की कराई है 75। ठीक है, तो उसकी जो भी लिस्ट रहेगी उस पर रामसर कन्वेंशन एक किस्म का अपना हाथ रखेगा और उस पर नज़र रखेगा कि उसमें कोई भी अगर इकोलॉजिकल कोई भी चेंज आती है टाइम टू टाइम, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी क्लाइमेट चेंज आती है, कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, पोल्यूशन होता है, कुछ भी होता है, तो इस सारे पे जो नज़र रखेगा वो रामसर कन्वेंशन वाले रखेंगे। ठीक है, रामसर कन्वेंशन वाले नज़र रखेंगे, और इनकेस अगर कोई चेंजेस लानी है तो रामसर अपडेट करता है अपने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अब यहाँ से बात आ जाती है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है क्या, ये क्या है, ये एक रजिस्टर है, ये कॉपी टाइप है उनके पास, किनके पास कॉपी है ये, रामसर कन्वेंशन वालों के पास। ठीक है, जो भी उनके हेड रहेंगे उनके पास ये कॉपी पड़ी हुई है। उसको कॉपी पे ना उन्होंने क्या करा है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो जो रामसर साइट्स वर्ल्ड में है ना, तो इसके अंदर उन्होंने ना उसके नाम लिख के रख दिए हैं। तो जब भी कोई रामसर की अपडेट कुछ भी होगी ना, तो इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अपडेट कर लेते हैं। तो आज ही मैं एक मॉक टेस्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, तो मेरे एकदम से दिमाग में आ गया कि हाँ ये तो कुछ रजिस्टर जैसा था, क्योंकि मेरी आदत है मैं उनको किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट करके याद रखता हूँ। तो ये रजिस्टर जैसा है जिसमें रामसर साइट्स दी गई है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो एक रजिस्टर जैसा है जिसपे वेटलैंड साइट्स दी होती हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली, जिसमें भी इकोलॉजिकल करेक्टर या मतलब कुछ भी चेंजेस आ रही है वो सब हटाई जाती है, और ये रामसर लिस्ट का एक किस्म का ये मेंटेन उसी को करता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्लियर है इतना? अब कुछ इंपॉर्टेंट एक दो क्या थोड़े से ज़्यादा फैक्ट्स है वो पढ़ लेते हैं, बिकॉज मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और थोड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की 2 फेब 1971 के हिसाब से, हम लोग तब से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते आ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा जो साइट्स मिलती हैं हमें रामसर साइट्स कहाँ मिलती है, यूरोप में मिलती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1100 प्लस वहाँ पे हमें रामसर साइट्स मिलती है। एशिया की बात करें, एशिया में हमें अप्रॉक्सीमेटली 340 प्लस साइट्स मिलती हैं,
और मोस्ट साइट्स की बात करें कि कौन सी कंट्री में मोस्ट साइट्स मिलती है, ऑफकोर्स 1100 हो रही है तो यूके में सबसे ज़्यादा साइट्स मिलती है, दैट इज़ 175, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइलैंड कंट्री है। और सेकंड नंबर पे मेक्सिको में मिलती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 142। ठीक है, इंडिया के परसेप्शन में इसको अगर बात करी जाए, इंडिया के में अक्टूबर 1981 को पहला साइट का करार दिया गया था सबसे पहले चिलिका लेक को। चिलिका लेक कहाँ प्रेजेंट है, उड़ीसा। सेम इन्वायरमेंटल टॉपिक वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे रामसर साइट्स देख सकते हो। आई थिंक 20-30 मिनट्स में सारी रामसर साइट्स कवर कर दी है। ठीक है, तो चिलिका लेक उड़ीसा में मिल जाएगी। ये फर्स्ट साइट इसको करार दिया जाता है या कियालीदियो, तो किस्म का ये दोनों को ही, कियालीदियो नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने 11 वीडियोस में ऑल ओवर इंडिया कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 106-107 नेशनल पार्क्स है, तो वो मैंने सारी कवर करी है उसमें। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ले लो या इसको सेकंड ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी इसको +1 लिखा है, इसको कभी इसको सेकंड लिखा है, ऐसा करके किया हुआ, तो उस पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बात करी जाए लार्जेस्ट एरिया की, कि लार्जेस्ट एरिया किसका है रामसर प्रोटेक्शन के अंडर, तो वो है बोलीविया, हमें एक कंट्री मिलती है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया वाइज बोलीविया कंट्री के जो रामसर प्रोटेक्शन के अंडर जो एरिया आ जाता है वो इतना आ जाता है। और वर्ल्ड की अगर हम फर्स्ट साइट की बात करें, फर्स्ट साइट अगर वर्ल्ड की बात करी जाए हमारे, वो हमें मिल जाता है कैबर्ग पेनिनसुला। कहाँ प्रेजेंट है वो, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे कब हुआ था, 1974 के टाइम पे, मतलब ये कन्वेंशन 1971 में आया, तो 3 साल और अप्रॉक्सीमेटली लग गए पहली रामसर साइट बनाने में। ठीक है, यही थोड़ा बहुत अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करी जाए, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, पूरे बोलीविया का कितना है 1,48,000, इंडिया का कितना है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 2022 में अगर मैं आपको अपडेटेड बोलूँ, तब तक 2022 में अभी 75 साइट्स हमें मिल जाती है। हालांकि 2021 में सिंपल 28 साइट्स ही हुआ करती थी, अब जाके 75 के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर मोस्ट नंबर की बात करी जाए, तमिलनाडु में हमें 14 साइट्स मिलती हैं, यूपी में हमें 10 साइट्स मिलती है। ठीक है, और 2022 में गोवा को, कर्नाटका को और मिजोरम को अपनी फर्स्ट साइट मिली है। ठीक है, और 2022 में इसका एक थीम रखा गया है, दैट इज़ द रोल ऑफ, करंट अफेयर्स अपडेटेड, द रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड नेचर। ये मोस्टली जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पिछले 1-2 मिनट में पढ़ाया, ये मैंने सारा कुछ, ये इसका प्रीलिम्स में कुछ नहीं आएगा, आ जाएगा कभी गलती से किस्मत ख़राब हो गई तो कभी ना कभी कुछ एक आ ही जाएगा। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ये सारा जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेगा। ठीक है, तो बात करें थोड़ा बहुत, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत जल्दी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक खिजादिया बर्ड सेंचुरी है गुजरात की, वही हमारे 2020 में नई आई है। नेक्स्ट हमारा बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले 2 साइट्स आई जो हम 2022 की बात कर रहे हैं, उसके बाद 5 साइट्स आई हमारी, उसमें से 3 जो आई तमिलनाडु में आई। कौन कौन सी, कराईकिली आई, पल्लीकरनाई आई, पिच्चावरम आई, ये याद रखो आप लोग। फिर उसके बाद हमारी एमपी में एक आई साक्या सागर लेक, उसके बाद एक हमारी मिजोरम में आई पाला वेटलैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू रामसर साइट्स आई दोबारा से, कैसे, एक तो 10 आई, फिर 21 आई, कुछ ऐसा, मतलब चलती रही इतना। अगर आपको चाहिए आप वीडियो देख सकते हो रामसर साइट्स के रिलेटेड। तो आई थिंक सो इतना ही सफिशिएंट रहेगा आज की वीडियो के लिए। तो थैंक यू फॉर ट्रेनिंग। और अगर अभी तक जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना। ठीक है, प्लस सेकेंड चीज़, अपना कुछ सजेशन देना मेरे को कि आपको किस रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए आगे फ्यूचर में। ठीक है, सो थैंक यू।